हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स और क्लास 11 फिजिक्स में आज हम एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है सदिश विश्लेषण। यहां हम आपको सदिशों के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि सदिश क्या होते हैं, सदिशों का कैसा गुना भाग जोड़ना घटाना किया जाता है और सदिश के सारे जो नियम हैं उन सारे नियमों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 और आज की क्लास में हम स्टार्टिंग में देखेंगे अदिश और सदिश राशियों के बारे में कि अदिश और सदिश राशियां किसे कहते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है बेटा वो होने वाला एक इंट्रोडक्शन क्लास। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है जहां हम आपको अदिश और सदिश के बारे में बताएंगे, उसको कैसे लिखना है, किस तरह से हमको अदिश सदिश को दिखाना है, ठीक है, और क्या क्या उसके प्रकार होते हैं, कैसे उसके टाइप्स होते हैं, सारी की सारी जानकारी आज की क्लास में हम आप सभी को देने वाले हैं। तो शुरू से क्लास में बने रहिए, लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और भी बहुत ही अच्छे टॉपिक्स और नए वीडियो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का क्लास मैंने बता दिया है, न्यू चैप्टर है, फर्स्ट क्लास है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें आपको आज सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। ओके, तो चलिए, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम बेटा सदिश विश्लेषण, तो आज वेक्टर एनालिसिस जो चैप्टर का नाम है उसी के हिसाब से हम एक इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे, एक परिचय कराएंगे किसके साथ में, सदिशों के साथ में, कि सदिश होते क्या हैं। तो सबसे पहली जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में वो टॉपिक है सदिशों की आवश्यकता, नीड ऑफ वेक्टर्स। हमको कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, हम तभी उसका उपयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं जब उस चीज की हमको आवश्यकता होती है। ठीक है, हमको हमारे डेली लाइफ में मालूम है आप सभी को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है और अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम उसका यूज करते हैं। अभी जैसे ठंड का दिन आने वाला है तो हम स्वेटर है, जैकेट है, उन सब चीजों को हम उपयोग करेंगे। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि कौन सी चीज की आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो वैसे ही भौतिकी में सदिशों की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्यों सदिश आवश्यक होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि के लिए, ये बात। तो चलिए थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे बेटा। सबसे पहले हमने आपको भौतिक राशियों के बारे में जब बताया तो भौतिक राशियां दो प्रकार की थी, हमने बताया था। ठीक है, भौतिक राशियां कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की थी, एक मूल राशियां होती थी, एक व्युत्पन्न राशियां होती थी। फिर हमने उन मूल राशियों के मात्रकों के बारे में बताया कि वो जो राशियां होती, भौतिक राशियां, तो जैसी राशि होती वैसे उसके मात्रक होते हैं। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक थे वो व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। ये सारी चीजें हमने खूब डिटेल में किया, बहुत अच्छे से किया, आप सभी बच्चों को समझ भी आया होगा। ठीक है, तो ये हमने किया। फिर हमने क्या देखा, विमाओं के बारे में, भौतिक राशियों की विमाएं बनाना सीखे, विमाओं के बहुत सारे हमने अनुप्रयोग देखे। तो ये सारी चीजें हमने सीख गया। तो किसी भी जो भौतिक राशि होती है उसके लिए दो चीजें महत्वपूर्ण थी, दोनों की दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया है। क्या क्या चीजें बताया बेटा? मात्रक बताया और उसकी क्या बताया, विमाएं। अब जैसे ही किसी भौतिक राशि के लिए मात्रक और विमाओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से किसी भी भौतिक राशि के लिए सदिशों की आवश्यकता होती है। बगैर सदिश के हम किसी भी भौतिक राशि को अच्छे से बता नहीं सकते, उसको हम अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सदिश है। अब थोड़ी सी बात करेंगे, देखिए क्या होता है एक्चुअल में। अब नीड की बात है, आवश्यकता की बात है कि आवश्यकता क्या हुई। कुछ कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, बोलते हैं भौतिक राशि है, जिसके लिए हमको सदिश की आवश्यकता होती है। सदिश का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहली बात। सदिश मतलब हुआ बेटा साधन दिश, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दिश का मतलब क्या होता है, दिशा, और श का मतलब क्या है, साथ। तो अगर इन दोनों वर्ड्स को आपस में मिला दिया जाए तो मतलब हुआ दिशा के साथ। ठीक है, किसके साथ? दिशा के साथ। तो ऐसी भौतिक राशि जहां दिशा होती है
वो कैसी राशि कहलाती है बेटा? सदिश कहलाती है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, अब यहां हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आएगी अलग अलग टाइप की, कहीं हमको दिशा की आवश्यकता होती है, कहीं हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब हमको दिशा की आवश्यकता होती है, जहां हमको डायरेक्शन शो करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सदिश की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? सदिश की, क्योंकि डायरेक्शन बताना है तो हमको उसमें दिशा दिखाना जरूरी रहेगा, दिशा बताना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो अब बात वही है, जैसे मान के चलते हैं, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, पुराने जमाने में, आजकल तो मेल व्हाट्सएप का जमाना है, मेल का जमाना है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे मैसेंजर है, हम मैसेंजर से मैसेज टाइप करते हैं, किसी को भी भेज देते हैं। आज से अगर 10 साल पहले की भी बात करें तो उस समय बहुत सारे जो हमारे काम थे बेटा वो होते थे किससे? लेटर से। लेटर आज भी आपको मालूम है लेटर के बारे में, आप लेटर राइटिंग करते हैं। तो अगर हमको किसी को अगर लेटर भेजना रहता है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम लेटर में हम लिखते हैं टू, या फिर क्या लिखा जाता है? अगर हिंदी में हम लिखते हैं तो प्रति, जिसको भेजना रहता है प्रति लिखते हैं। फिर सेकंड जो हमारा फर्स्ट लाइन है वहां उसका हम नाम लिखते हैं, पूरा नाम, जो भी उसका नेम रहता है पूरा नाम लिख देते हैं। दूसरी लाइन में उसके क्या लिखते हैं? उसके घर का पता या उसका मोहल्ले का जो एड्रेस रहता है वो हम सेकंड लाइन में लिख देते हैं। इस तरह लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं हम? घर का नंबर, घर का नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? मोहल्ला लिखते हैं, कौन से मोहल्ले का है ये चीज बताते हैं। स्ट्रीट का नंबर होता है तो स्ट्रीट का नंबर डाल देते हैं। फिर तीसरे में वहां जिस पोस्ट ऑफिस होता है उस पोस्ट ऑफिस का नाम, ठीक है, अगर कोई थाना है वहां तो उस थाने का नाम लिखते हैं ताकि उस जगह की प्रॉपर पहचान हो सके। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं? जिला बताते हैं कि कौन सी जिला का है, और फिर हम उस राज्य का नाम लिखते हैं। तो ये होता है बेटा किसी को लेटर लिखने का तरीका। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये फिजिक्स में लेटर कहां से आ गया? भाई लेटर क्यों बता रहे हो? मैं बता रहा हूं उसका बहुत बड़ा रीजन है। ये होता है तब इस तरह से अगर आप किसी को पत्र लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, तब वो जाकर अपने सही पते पर क्या होता है बेटा? पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि यहां पूर्ण जानकारी भरी गई उसके बारे में। इतना डिटेल अगर आपने डाल दिया तो एग्जैक्ट लोकेशन पर, और जो जिस आदमी के पास में, जिस भी अपने रिश्तेदार के पास में, जिस अपने मित्र के पास में, दोस्तों के पास में आपको लेटर भेजना है वो पहुंचेगा। करेक्ट। अब सेम चीज अगर हम लेके चले बेटा कहां? किसी भौतिक राशि के लिए। तो भौतिक राशि के लिए, अब भौतिक राशि के लिए देखिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। परिमाण, सबसे पहली चीज, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका परिमाण होता है, उसका परिमाण हमको मालूम रहना चाहिए, उसका हमको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए कि क्या है परिमाण। परिमाण, फिर उसका मात्रक, ठीक है, उसका यूनिट मालूम होना चाहिए, मात्रक, यूनिट। अब यूनिट पता चल गया तो उसकी जो विमा है, विमाएं, डायमेंशन। ओके, तो अभी तक तो हमने सारी चीजों के बारे में देख लिया, परिमाण भी देख लिया, मात्रक भी देख लिया, विमा भी देख लिया, और अब बात करते हैं उसकी प्रकृति की, उसका नेचर कैसा है। प्रकृति, उसका नेचर। तो उसका नेचर बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि वो जो राशि है वो अदिश है, मतलब दिशा के बगैर है, या दिशा के साथ में है, मतलब वो भौतिक राशि क्या है? सदिश है। ये आपको बताना जरूरी है। इसीलिए हमको सदिशों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये पूर्ण विवरण हो गया किसी भी भौतिक राशि के लिए। पूरा ये पूर्ण एक बोल सकते हैं स्टेटमेंट कहलाएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अगर आप इतनी चीजें इंक्लूड करते हैं जब भी आप किसी भौतिक राशि के बारे में किसी को बता रहे हैं या आप लिख रहे हैं, इन दोनों कंडीशंस पर, तो जिस प्रकार किसी भी पत्र या लेटर के लिए
इन चीजों की जरूरत होती है, उसी प्रकार से किसी भौतिक राशि के लिए उसका परिमाण, उसका मात्रक, उसकी विमा और उसकी प्रकृति, मतलब वो भौतिक राशि अदिश है कि सदिश है, ये बताना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए हमको सदिशों की आवश्यकता हुई, हमको सदिशों की जरूरत पड़ी। ओके, बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अब हम आपको बताते हैं कि होता क्या है ये, क्या अदिश और सदिश राशियां बोलते हैं। जब हम दिशा के बारे में बोलते हैं तो हम भौतिक राशियों को दो भागों में बांट देते हैं। जो सबसे पहली भौतिक राशि होती है बेटा वो होती है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि। ठीक है, दो प्रकार की हमारे पास में भौतिक राशि हो गई, एक सदिश और एक क्या हो गई बेटा अदिश। सदिश राशियां और अदिश राशियां, दो प्रकार की हमारे पास में भौतिक राशियां होती हैं। तो पहले आप समझ जाइए कि क्या होता है अदिश, क्या होता है सदिश। ठीक है, थोड़ा सा हम डिटेल में चलते हैं कि कैसे हम इन चीजों को अच्छे से हम समझ सकते हैं अदिश और सदिश को। तो सदिश राशियों के बारे में मैं पहले आपको अदिश के बारे में बताता हूं। किसके बारे में बताता हूं, परिभाषा हम थोड़ा सा देखेंगे बेटा बाद में। हम पहले आपको किसके बारे में बताते हैं, हम सबसे पहले आपको बताएंगे अदिश राशियों के बारे में। अदिश राशि जैसे मान के चलिए कि कोई भी, आप हो, मैं हूं, कहीं भी हम लोग किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम दुकान जा रहे हैं, ठीक है, हम दुकान जा रहे हैं, दुकानदार से हम बोल रहे हैं भैया हमको 5 kg शक्कर चाहिए। क्या चाहिए हमको, 5 किलोग्राम शक्कर चाहिए। ठीक है, किसी दुकान में गए, हमने बोला भैया हमको 5 kg शक्कर चाहिए। तो जब हम ये बोलते हैं किसी से कि हमको 5 किलोग्राम शक्कर चाहिए, तो ये जो कथन है या स्टेटमेंट है अपने आप में एक पूर्ण स्टेटमेंट है, पूर्ण कथन है। ये कथन सुनकर दुकानदार समझ जाता है या कोई भी व्यक्ति होगा वो समझ जाएगा कि सामने वाले को 5 किलोग्राम शक्कर चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सी भौतिक राशि शो कर रहा है, ये क्या चीज बता रहा है, ये बता रहा है द्रव्यमान। क्या बता रहा है बेटा, द्रव्यमान। ठीक है, मास। क्या बता रहा है, मास। अब ये भौतिक राशि में हमारे पास दोनों चीजें हैं। पहली चीज है बेटा उसका परिमाण 5, ठीक है, और मात्रक ये, तो पूर्ण कथन है। अब यहां दिशा की बात हुई क्या, ध्यान दीजिए, सोचिए, दिशा की बात हुई। हमने दुकानदार को क्या ये बोला है भैया आप 5 kg शक्कर दे दो उत्तर में, या हमने क्या उनको बोला है कि भैया आप 5 किलोग्राम शक्कर दे दो पश्चिम में। ना तो हमने उसको बोला कि आप 5 किलोग्राम दक्षिण में दो, चाहे ना आप उत्तर में दो, हमने कुछ नहीं बोला। हमने सीधा सा एक शब्द बोला भैया आप हमको 5 kg शक्कर दे दो। ये तो ये ऐसी भौतिक राशि है द्रव्यमान जहां हमको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये कथन एक पूर्ण कथन बन गया, स्टेटमेंट। यहां डायरेक्शन की कोई जगह नहीं है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसका मतलब है ये जो द्रव्यमान है वो कैसी राशि होगी, वो अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी बेटा, वो होगी अदिश राशि। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम इसको, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, ये होती है अदिश राशि जहां दिशा की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारी राशियां हैं, अभी हम आगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताएंगे कौन कौन सी राशियां अदिश है। वो सभी की सभी भौतिक राशियां अदिश राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। उन्हें बताने के लिए, उन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती। ओके, अब सुनिए सदिश के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार चैप्टर है, ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे, सारी चीजें आपको क्लियर होगी बेटा। अब देखते हैं सदिश के बारे में, ठीक है, ध्यान से देखते जाएंगे, बहुत ही मजेदार चीज है। अब मान के चलिए भाई कि आप खेल रहे हैं फुटबॉल। ये एक फुटबॉल है, कैसा भी आप इसको शेप दे सकते हैं बेटा। ये कोई एक फुटबॉल है, ये फुटबॉल यहां है। जैसे ही आपने थोड़ा सा फुटबॉल अच्छे से बना देते हैं, चलिए कोई बात नहीं।
ठीक है, ये एक फुटबॉल है, मान के चलिए बेटा, क्या चीज है ये, एक फुटबॉल है। ठीक है, एक फुटबॉल है, ये एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल। आपने इस फुटबॉल को, ठीक है, आपने इस फुटबॉल को किक किया, ये फुटबॉल यहां से जिस जगह पर स्थित थी उस जगह से क्या हो गई बेटा, हट गई, और ये अपनी जगह से हटने के बाद में थोड़ी दूर चली गई। ठीक है, ये फुटबॉल अपनी जगह से हट गई और थोड़ी सी कहां चली गई, थोड़ी डिस्टेंस पर चली गई, थोड़ी दूर चली गई। तो देखिए कैसे थोड़ा दूर जाता है ये, ओके, ये फुटबॉल पहुंच गई यहां। ठीक है, ये फुटबॉल पहुंच गई यहां। अब आप क्या बोलेंगे इसके लिए, अब आप क्या बोलेंगे कि फुटबॉल एक जगह से चली गई दूसरे जगह। ये फुटबॉल एक जगह से अपनी जो पहली स्थिति थी, मतलब कौन सी स्थिति थी बेटा, अपनी जो प्रारंभिक स्थिति थी, कहां कौन सी स्थिति थी, जो अपनी प्रारंभिक स्थिति थी, जो अपनी प्रारंभिक स्थिति थी, वहां से अपनी नई स्थिति मतलब अंतिम स्थिति पर पहुंच गई। प्रारंभिक स्थिति से कहां पहुंच गई, अपनी अंतिम स्थिति पर पहुंच गई। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि फुटबॉल में क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। हमने आपको पढ़ा चुका है इसके पहले चैप्टर में, विस्थापन होता क्या है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। विस्थापन बराबर क्या होता है बेटा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। ये क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। विस्थापन क्या कहलाता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। कैसे विस्थापन निकालते थे हम, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। यहां से हमको विस्थापन के बारे में क्या हो जाता था, पता चल जाता था। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति हम फाइंड करते थे, विस्थापन पता चल जाता था। अब बोलने का देखिए तरीका, अब हम कैसे बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बोलें कि फुटबॉल जो है एक जगह से विस्थापित होकर कहां चली गई, दूसरी जगह में चली गई, तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूर्ण नहीं कहलाएगा। यह कथन जो है वो पूर्ण नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम बता नहीं पा रहे हैं कि फुटबॉल एक्चुअल में कहां से कहां गई। एक जगह से दूसरे जगह चली गई, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में गई। ये क्या बात हुई, यहां तो हमको क्लियर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ठीक है, आगे पीछे बोल सकते हैं, फुटबॉल आगे चली गई, फुटबॉल पीछे चली गई, मगर किसके आगे गई, किसके पीछे गई, ये भी पूर्ण कथन नहीं है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट जो है वो पूरा नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमको ये बताना होगा कि ये फुटबॉल कौन सी दिशा में गई। अगर मैं बोलूंगा कि फुटबॉल पूर्व की ओर, मान के चलो ये जो डिस्टेंस है बेटा उसको हम ले लेते हैं 2 मीटर। कितना डिस्टेंस ले लेते हैं, 2 मीटर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फुटबॉल जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति से कौन से डायरेक्शन में, कोई भी अगर हम यहां डायरेक्शन शो करें इस तरह से, ये हमारे पास में डायरेक्शन होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट और ये होता है साउथ। तो हम बोलेंगे कि फुटबॉल अपनी प्रारंभिक स्थिति से पूर्व की ओर या पूर्व दिशा में 2 मीटर दूर चली गई, या 2 मीटर क्या हो गई, विस्थापित हो गई। तो अब यहां सारी चीजें आ रही हैं। कैसे सारी चीजें आ रही हैं, हम क्या बोल रहे हैं, कौन सी दिशा में, 2 मीटर, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। तो 2 हो गया बेटा परिमाण, मैग्नीट्यूड, मीटर हो गया मात्रक, और ये हो गया पूर्व उसकी दिशा। तो
विस्थापन को हम बोल सकते हैं एक ऐसी राशि है जहां हमको परिमाण के साथ साथ दिशा बताने की भी आवश्यकता होती है। अर्थ ये हुआ, मतलब ये हुआ बेटा कि विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। जैसे विस्थापन सदिश राशि है, वैसे विस्थापन से वेग बनता है, वेग के लिए भी हमको दिशा की जरूरत पड़ती है, तो वेग भी कैसी राशि होती है? वो भी एक सदिश राशि होती है। वेग से त्वरण बनता है, वेग में परिवर्तन होता है समय के साथ, तो क्या बनता है? त्वरण। तो त्वरण भी क्या होती है बेटा? एक सदिश राशि होती है। फिर त्वरण से बनता है बल, बल द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, तो बल भी क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो हमको बताना जरूरी है कि कौन सी दिशा पर हम क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर। जैसे एक एग्जाम्पल बोला जाता है कि हम एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो आखिर लगा कौन सी डायरेक्शन में रहेंगे? तो ये अगर हम डायरेक्शन जब तक शो नहीं करेंगे तब तक ये कथन पूर्ण नहीं होता है। वैसे ये विस्थापन है। बात आपको समझ में आई होगी कि फुटबॉल को अगर हम एक जगह से किक करके दूसरी जगह ले जाएंगे, मतलब फुटबॉल की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है बेटा? विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन को बताने के लिए अगर 2 मीटर विस्थापित हुआ, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, तो यहां हम क्या बोलेंगे कि फुटबॉल अपनी प्रारंभिक स्थिति से 2 मीटर विस्थापित होकर कौन सी दिशा में चली गई? पूर्व दिशा में चली गई। तो ये कथन अपने आप में पूर्ण होगा। और ये जो क्वांटिटी है, विस्थापन जो है, भौतिक राशि है, वो कैसी राशि कहलाएगी? सदिश राशि। तो मैंने 2 एग्जाम्पल से आपको अदिश और सदिश राशियों के बारे में बता दिया। तो अब बात करेंगे हम परिभाषा की कि क्या परिभाषा होती है। ठीक है, तो देखिए अदिश और सदिश राशियां, राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की राशियां होती है, एक होती है सदिश और एक अदिश। अभी मैंने आपको बताया, चलिए फिर से एक बार चलते हैं हम। क्या चीज बताया गया आपको? सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको वेक्टर क्वांटिटी, वे राशियां जिनमें भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक, परिमाण और मात्रक, जैसे अभी हमने बताया था कि शक्कर का वजन कितना है? 5 kg है, तो ये 5 हो गया परिमाण और किलोग्राम हो गया उसको मापने का तरीका, मतलब उसका मात्रक। तो वे भौतिक राशियां जिनको विस्थापन वाला लेंगे। यहां क्या लेंगे बेटा हम? विस्थापन वाला। कि फुटबॉल 2 मीटर कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में क्या हुई? विस्थापित हुई, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो यहां परिमाण 2 मीटर, मात्रक और दिशा पूर्व, तीनों चीजें क्या हो रही है? सम्मिलित हो रही है। तो इसीलिए बोलता है कि वे राशियां जिनमें भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक और उसकी दिशा का भी वर्णन आवश्यक हो, कैसी राशियां कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा होता है। सदिश मतलब होता है श धन, सदिश मतलब श धन दिश, दिशा मतलब क्या बोलेंगे बेटा? दिशा सहित, दिशा सहित ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो भौतिक राशि कहलाती है सदिश। ठीक है, सदिश राशियां सदिश संयोजन के नियम का पालन करती है। याद रखना, जितनी भी सदिश राशियां होगी उन्हें हम सामान्य बीजगणितीय नियमों के द्वारा नहीं जोड़ सकते, उनको जोड़ने का, ठीक है, घटाने का, गुना भाग करने के नियम अलग होते हैं। अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में। तो इनको हम सदिश के नियमों के द्वारा ही हम इनको संयोजित कर सकते हैं, या इनको संयोजन नियम मतलब जोड़ने का नियम या गुना या भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो सदिश राशियों का उदाहरण मैंने जैसे बताया आपको, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। विस्थापन एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं, इन राशियों में यदि दिशा नहीं दी गई हो तो ये अधूरी मानी जाती है। मैंने बताया आपको, अगर दिशा नहीं होगी तो अधूरी मानी जाएगी। जैसे किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, यहां परिमाण और मात्रक दोनों दिए हुए हैं, लेकिन बल किस दिशा में लग रहा है यह स्पष्ट नहीं आता। इसे पूर्ण रूप से तब तक व्यक्त नहीं किया जा सकता जब तक इसकी दिशा ना दी गई हो। अगर हम बोलते हैं 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो हमको बताना जरूरी होगा कि बल की दिशा क्या है। ठीक है, तभी वो पूर्ण कथन कहलाएगा। तो सदिश ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण, मात्रक और दिशा ये तीनों चीजें इंक्लूड हो।
परिमाण तो रहेगा ही, मात्रक भी रहेगा और दिशा भी रहेगी, वो राशियां क्या कहलाएगी बेटा? सदिश राशियां कहलाएगी। ओके, अब अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी, ऐसी राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण व मात्रक, केवल परिमाण और मात्रक, जैसे 5 किलोग्राम शक्कर, ठीक है, 5 किलोग्राम शक्कर, ठीक है, शक्कर, शक्कर मालूम है, ठीक है, शक्कर कैसा होता है? मीठा होता है, शक्कर मीठा है। आप सबको भी मीठा बनना है जिंदगी में, अगर कुछ बनना है तो आपको मीठा बनना पड़ेगा, मीठे बनिए, ठीक है, मीठा बोलिए और मीठा खाइए, ठीक है, लिमिट में। 5 kg शक्कर, तो ये परिमाण 5 किलोग्राम, इसका मात्रक। ओके, की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। यहां हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमको दिशा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो दुकानदार से जाके बोलिएगा भैया हमको 5 किलोग्राम शक्कर दे दीजिए, और शक्कर कहां देने बोलना, भैया हमको उत्तर में दे दो बोलना, या बोलना हमको दक्षिण में दे दो, ये बोल के देखना, सब आपकी बात पर हंसेंगे, क्योंकि ये कथन सही नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। हमको केवल 5 किलोग्राम बोलने से हमारा काम पूरा हो जाता है, क्योंकि ये पूर्ण कथन होता है। तो ऐसी भौतिक राशियां जहां क्या होती है, दिशा नहीं होती है, अधन दिश, मतलब क्या हुआ? दिशा रहित, जिसकी कोई दिशा नहीं होती, वो होता है बेटा दिशा रहित। ओके, वो क्या कहलाता है? अदिश कहलाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास में। अदिश राशि में दिशा का वर्णन होना आवश्यक नहीं होता है। उदाहरण है, कार्य है, समय है। समय बताने के लिए भी हमको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कभी ये नहीं बोलते हैं, घर में कोई पूछ रहा है बेटा कितना टाइम हुआ, पापा जी 9 बज गए उत्तर में, ऐसा कभी बोलते हैं क्या हम? नहीं। या हम ये नहीं बोलते हैं कि अभी सुबह के 9 बजे हैं दक्षिण में, ये भी नहीं बोलते हम, ठीक है। तो समय भी क्या होता है बेटा? एक अदिश राशि होता है जहां हमको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती। तो अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जहां जहां हमको दिशा बताने की आवश्यकता होगी वो सदिश, और जहां दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां दिशा का कोई काम नहीं रहेगा, वो कैसी राशियां होती है? अदिश राशियां होती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अदिश और सदिश राशियों में अंतर लिखिए। क्या अंतर होते हैं अदिश और सदिश राशियों में? तो चलिए हम आपको अंतर बताते हैं बेटा, किसमें अंतर आता है अदिश और सदिश राशियों में। तो आप जब अंतर लिखेंगे तो आप अपने कॉपी में एक साइड में लिख लेंगे बेटा अदिश, और दूसरे साइड में लिख लेंगे सदिश, ठीक है। एक साइड में अदिश, एक साइड में सदिश लिख लेंगे। अब हम पॉइंट्स बनाते चलते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे बेटा, सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो हम यहां लिखेंगे कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, जिनमें केवल परिमाण होता है। कैसी राशियां कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती है। सदिश की बात किया जाएगा तो यहां लिखेंगे वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ क्या होती है? दिशा भी होती हैं, वो सदिश राशियां कहलाती है। सेकंड, इन्हें सामान्य बीज गणितीय नियमों से जोड़ा, घटाया या गुना और
भाग किया जा सकता। क्या लिखेंगे? इन्हें सदिश बीजगणितीय नियमों की सहायता से जोड़ा, घटाया, गुना या भाग किया जाता है। ये पॉइंट्स हो गया थर्ड पॉइंट में। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे यदि इसको, इन्हें घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता। अब ये घटक मतलब इसको अलग अलग कंपोनेंट्स में नहीं बांट सकते हम, दो भागों में नहीं बांट सकते। किनको? अदिश को। मगर किनको? सदिशों को घटकों में वियोजित किया जा सकता है। इनको हम अलग अलग आयताकार घटकों में, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में क्या कर सकते हैं? हम बांट सकते हैं। वो राशियां क्या कहलाएगी बेटा? सदिश कहलाएगी। फोर्थ पॉइंट में आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं बेटा, जैसे हमने अदिश राशि में बताया था, क्या? द्रव्यमान, समय आदि। यहां भी आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, जैसे वेग है, त्वरण है आदि। ओके, तो इस तरीके से आप अंतर बता सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है, मगर इंपॉर्टेंट तो है ही, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अदिश वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वे अदिश राशियां कहलाती है। सदिश वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अदिश, इन्हें सामान्य बीजगणितीय नियमों से जोड़ा, घटाया या गुना और भाग किया जा सकता है, मगर सदिशों को जोड़ने, घटाने, गुना, भाग करने के लिए, ये सारी संक्रियाएं करने के लिए अलग से नियम होते हैं, जिसे हम सदिश बीजगणित कहते हैं, वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। उनके द्वारा ही उनको हम क्या कर सकते हैं? सारी संक्रियाएं कर सकते हैं। उसमें अदिशों को हम दो घटकों में वियोजित नहीं कर सकते हैं, और सदिशों को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। उसमें आयताकार वियोजन किया जाता है। आगे के क्लास में हम बताएंगे कि किस तरह से उसमें आयताकार वियोजन किया जाता है। एग्जाम्पल लिख लेना, द्रव्यमान है, समय है, यहां बता सकते हैं वेग और त्वरण सदिश राशियां होती है। तो इस प्रकार से आप अदिश और सदिश राशियों में बेटा अंतर लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्लास में। आज का जो हमारा क्लास है, हम बहुत ही बेसिक और छोटी छोटी चीजें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास होगी। अब देखिए, अब बताने वाले हैं हम आपको कि सदिशों को कैसे निरूपित किया जाता है, किस प्रकार से दिखाया जाता है। तो सदिशों को दिखाने के लिए हम एक तीर युक्त रेखा का इस्तेमाल करते हैं। कैसी रेखा का इस्तेमाल करते हैं? तीर युक्त। देखिए, तीर का निशान वाली रेखा। अब यहां दो चीजें होती है बेटा, एक होता है इस रेखा की लंबाई। क्या होती है? रेखा की लंबाई। ये जो रेखा की लंबाई होती है वो क्या बताती है? वो जो रेखा की लंबाई है वो बताती है बेटा सदिश का परिमाण। सदिश का परिमाण, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसे शो करती है, परिमाण को। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज, तीर का निशान। ठीक है, तीर का निशान जो एरो बना है वो क्या बताता है बेटा? वो बताता है दिशा। क्या बताता है? वो दिशा बताता है, या डायरेक्शन बताता है। दिशा मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन। वो डायरेक्शन शो करता है, ये चीज। तो ये सदिश मान के चलते हैं ओ। ओ प्रारंभिक बिंदु है। ओ क्या चीज है बेटा? प्रारंभिक
बिंदु। ओ फॉर होता है ओरिजिन, इसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, और इसी पीछे वाले भाग को हम बोलते हैं पुच्छ। पुच्छ मतलब पुंज, इंग्लिश में बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं बेटा? टेल। ठीक है। और अंतिम बिंदु, और क्या लेके चलेंगे हम? अंतिम बिंदु। ठीक है। अंतिम बिंदु पी, पी इसका कहलाता है शीर्ष। ठीक है। शीर्ष मतलब इसका सिरा, ये कहलाता है बेटा हेड। क्या कहलाता है? हेड। तो इस प्रकार से हम सदिशों का क्या करेंगे? हम निरूपण करेंगे, हम सदिशों को दिखाएंगे। फिर से एक बार देखिएगा। ठीक है। ये तीर का निशान है, वहां एक रेखा है, उसमें एक तीर के निशान से हमने सदिश को दिखाया बेटा। प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट जो होता है ओरिजिन, वो ओ बताया। अंतिम बिंदु क्या है? पी है। जो ओ है उसे हम बोलते हैं पुच्छ। पुच्छ मतलब पुच्छ या पाद बोला जाता है। ठीक है। ये होता है बेटा टेल, पुंज, पिछला भाग उसका। और जो सामने का भाग होता है उसे हम बोलते हैं बेटा शीर्ष या हेड। ठीक है। और ये सदिशों को निरूपित करने का तरीका है। यहां दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक रेखा की लंबाई, ये जो लाइन है, ठीक है, रेखा की लंबाई वो सदिश का परिमाण बताती है, उसका मैग्नीट्यूड बताती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है यहां, वो होता है बेटा तीर का निशान, एरो। वो दिशा या क्या बताता है? डायरेक्शन शो करता है। दिशा या क्या बताता है? वो डायरेक्शन शो करता है। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा सदिशों का निरूपण करने का तरीका। हमने सदिशों का निरूपण बता दिया। अब सदिशों के निरूपण के बाद में सदिशों का देखेंगे संकेतन, कि सदिशों को किस तरीके से क्या किया जाता है बेटा? संकेत में लिखा जाता है। तो बोलते हैं सामान्यतः नियम है कि सदिशों को अगर आपको लिखना है, बोलता है किसको लिखना है? बोलता है बेटा अगर आपको सदिशों को लिखना है, ठीक है, सदिशों को लिखना है, तो सदिशों को लिखने के लिए, ठीक है, कैसे अक्षर बोलता है? बोल्ड अक्षर, गहरे अक्षर, बोल्ड अक्षरों का यूज किया जाता है। कैसे बोल्ड अक्षर रहेंगे? ध्यान से देखते जाएंगे आप लोग। ठीक है। किसी भी सदिश को अगर हमको लिखना है तो बोल्ड अक्षरों का यूज किया जाता है। बोलता है जैसे ये है वेक्टर, जैसे हम ये ए, ठीक है, बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, इस तरीके के अक्षर को। अब मेरे पास यहां बोर्ड है बेटा, मेरे पास ब्रश है, तो मैंने ब्रश में आसानी से लिख दिया ए स्मॉल बी। इस तरह के अक्षरों का आप यूज कीजिए, बोलता है। ठीक है। किसको दिखाने के लिए? सदिश को। गहरे बोल्ड अक्षर होने चाहिए। जैसे हम मोबाइल के स्क्रीन में देखते हैं, जब कोई टाइप करते हैं तो वहां एक ऑप्शन आता है, हम चाहते हैं तो बोल्ड भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, इटैलिक भी टाइप कर सकते हैं। वैसी चीज यहां बोल्ड अक्षरों से सदिशों का संकेतन कीजिए, बोलता है, गहरे अक्षरों से। ठीक है। काले गहरे अक्षरों से आप सदिशों को क्या करो? बोलता है दिखाओ, बोलता है। अब बात वही हुई, अगर हम अपने कॉपी में ये काम करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, हमको पूरा का पूरा कॉपी में घिसना पड़ेगा। ठीक है। हमको ड्राइंग बनानी पड़ेगी खटखट ऐसे, ठीक है, तो बहुत समय लगेगा हमको लिखने में, क्वेश्चन बनाने में। जो क्वेश्चन हमारा 5 मिनट में बन जाएगा वो 15 मिनट हमारा समय ले लेगा। तो ये तरीका जो रहता है वो बोलते हैं कि अच्छा तरीका नहीं होता है लिखने का, ये रॉन्ग वे है। कैसा वे? बोलता है बेटा रॉन्ग वे। इसलिए बोलते हैं कि आप जब भी क्या करो, बोलता है बेटा सदिशों को क्या करो, बोलता है संकेतन करो, सदिशों को दिखाओ। तो कैसे दिखाएंगे? बोलता है उसको हम जैसे हम सामान्य रूप से लिखते हैं वैसे हम लिखेंगे, चाहे वो अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, उसमें लिख रहे हों या स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हों, वैसे लिखेंगे। बस एक काम करना है, उसके ऊपर हमको तीर का निशान लगा देना है, ये ए बी सी। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, चाहे हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे तो स्मॉल ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो बोल्ड अक्षर लिखने से ज्यादा अच्छा तरीका होता है हम इस तरीके से क्या करें, सदिशों को दिखाएं। ये सदिशों का संकेतन होता है। ठीक है। ये चीज इसलिए देखना, जहां कहीं प्रिंटेड आपको दिखाई देगा वहां डार्क लेटर में दिखाएगी, क्योंकि प्रिंट वाले को आसानी होता है, वो कंप्यूटर में आसानी से कर लेता है। मगर जब हम कॉपी में लिखते हैं तो हमको इस तरीके से लिखना चाहिए, ये आसान
तरीका होता है। तीर का निशान आप बना देंगे तो समझ में आ जाता है कि वो कैसी राशि है, वो एक सदिश राशि को व्यक्त कर रहा है, सदिश राशि का संकेत है। ओके, तो ये हो गया सदिशों का संकेतन। अब बात करेंगे सदिशों का मापांक कि सदिशों का मापांक क्या होता है। मापांक मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लाइन अपने दिमाग में बसा लीजिए, कभी भी नहीं भूलेंगे, बहुत काम की चीज बता रहा हूं कि सदिशों का जो मापांक होता है, क्या चीज होता है बोलता है बेटा, सदिशों का मापांक होता है वो सदिशों का मापांक सदिश के परिमाण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सदिश का मापांक जो होता है वो सदिश के परिमाण के बराबर होता है। मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर इक्वल, हम बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी सदिश का जो मापांक होता है वो सदिश के परिमाण को बताता है, उसके बराबर होता है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हम अगर किसी सदिश के मापांक को दिखाएंगे, जैसे हम बोलते हैं सदिश ए का मापांक, क्या बोले बेटा, किसी सदिश का मापांक, मैं एक सदिश ले लिया, सदिश वेक्टर ए का मापांक। तो हम मापांक को देखिए कैसे हम प्रदर्शित करते हैं। ये इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और बीच में लिखेंगे बेटा किसको, सदिश को, ये सदिश वेक्टर ए, ठीक है। ये मॉड ऑफ वेक्टर ए, क्या बोलते हैं बेटा इसको, मॉड ऑफ वेक्टर ए, क्या बोलेंगे हम इसको, मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये इस प्रकार से सदिश का मापांक मॉड ऑफ वेक्टर ए। और मैंने बता दिया है कि सदिश का मापांक जो होता है सदिश के परिमाण के बराबर होता है, तो इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखते हैं, ठीक है। या फिर कई जगह बोला जाता है कि जो मापांक है उसको आप इटैलिक ऐसे कुछ तिरछे अक्षरों में लिखो। तिरछे अक्षर में लिखने में हमको परेशानी होगी, इसलिए हम तिरछे अक्षर में नहीं लिखेंगे, हम सीधे सीधे लिखेंगे सदिश ए का मापांक बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए। और मैंने बताया आपको कि सदिश का जो मापांक होता है ये मॉड ऑफ वेक्टर ए, वो सदिश के परिमाण के बराबर होता है, तो परिमाण क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए, ये इस तरीके से। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है। याद रखना, सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं, तीर के निशान से करते हैं, ठीक है। जो प्रारंभिक बिंदु होता है ओ, इनिशियल बिंदु ओरिजिन, उसे हम पुच्छ या टेल कहते हैं। अंतिम बिंदु पी, शीर्ष या क्या कहलाया बेटा, हेड। दो चीजें महत्वपूर्ण है, रेखा की लंबाई, जो रेखा की लंबाई रहती है वो सदिश का परिमाण बताती है, उसका मैग्नीट्यूड बताती है। तीर का जो निशान होता है, ये जो एरो मार्क है, वो क्या बताता है, दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है। फिर हमने बताया कि कैसे हम उसको संकेतन लिखेंगे। बोलते तो हैं कि इसको आप गहरे काले अक्षरों में लिखो, बोल्ड अक्षरों में लिखो, मगर ये लिखना आसान नहीं होता। कॉपी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमको कलर करना पड़ेगा, हमको उसको डार्क बनाना पड़ेगा, तो बहुत समय लग जाता है। इसलिए इसको आप सिंपल अक्षरों में लिखो बोलता है, चाहे आप कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, बस ऊपर में एरो का मार्क कर दो, ये बन जाता है सदिश। ओके, और सदिश का मापांक सदिश के परिमाण की क्या होता है बेटा, बराबर होता है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सदिश ए का मापांक रहेगा इस तरह से, दो लकीरों के बीच में आप वेक्टर ए लिखेंगे, ये क्या कहलाता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए। पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। और मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल ए, सदिश का मापांक सदिश के परिमाण के बराबर होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और हैं आज की क्लास में हमारे पास में। अब हम देखेंगे सदिशों के प्रकारों के बारे में कि सदिश के प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार के क्या होते हैं सदिश होते हैं। तो सबसे पहला नंबर में हमारे पास में बेटा समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स, ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो दो सदिश समान सदिश कहलाएंगे। दो जो सदिश रहते हैं वो कैसे सदिश कहलाएंगे बेटा, समान सदिश कहलाएंगे। कब समान सदिश कहलाएंगे, जब उन दोनों सदिशों का परिमाण और दिशा कैसे रहेगा, इक्वल होगा। ये मान के चलो एक सदिश वेक्टर ए है, ये दूसरा सदिश क्या है बेटा, वेक्टर बी है। तो यहां हम बोलेंगे वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी, क्योंकि देखिए मैंने जो डायग्राम बनाए हैं दोनों की लंबाइयां भी समान रखें और दिशा भी क्या रखें बेटा, समान रखे हैं। लंबाई भी समान है और दिशा भी समान है, तो ये क्या कहलाएगा, समान सदिश कहलाएगा, इक्वल सदिश कहलाएगा। ओके, ये चीज। वैसे ही
अगर फिर से हम तो समान लंबाई के सदिश लिए, हाँ दिशा को उल्टा कर दिए, ये वेक्टर ए हो गया, ये क्या हो गया बेटा वेक्टर बी। तो परिमाण तो बराबर दिखाई दे रहे हैं मगर लंबाइयां समान नहीं हैं, तो ये कैसे कहलाते हैं, ये ऋण सदिश अथवा विपरीत सदिश कहलाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। और हम इसको लिखेंगे बेटा वेक्टर ए इक्वल माइनस वेक्टर बी, क्योंकि बी की दिशा कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हो गया वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी, और ये हो गया बेटा वेक्टर ए इक्वल माइनस वेक्टर बी। ओके, बात आपको समझ में आई होगी। तो समान सदिश, ऐसा सदिश, ठीक है, ऐसे दो सदिश जिसके परिमाण मतलब उनकी लंबाइयां बराबर हो, दिशा भी बराबर हो, वो एक ही दिशा में हो, वो समान सदिश कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। ऋण सदिश अथवा विपरीत सदिश, परिमाण तो बराबर होगा मगर दिशाएं कैसी होगी, विपरीत होगी, इसे ऋण सदिश या हम क्या बोलेंगे, विपरीत सदिश कहेंगे। ओके, ये और देखते हैं कुछ और प्रकार। देखिए प्रकार बहुत सारे आपको बुक्स में मिलेंगे, मैं ऐसे कुछ प्रकार लेके चल रहा हूं जो ज्यादा यूजफुल है, ये ज्यादा यूज होते हैं, बाकी आप बुक से पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं स्थिति सदिश की, ठीक है, स्थिति सदिश की। तो स्थिति सदिश में देखिए क्या बोला जाता है, बोलता है किसी त्रिविम में, कोई भी एक त्रिविम है, त्रिविम मतलब होता है बेटा अंतरिक्ष। इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है जहां तीनों विमाएं होती है, ये एक्स वाई जेड में किसी मूल बिंदु बोलता है, मूल बिंदु हम ले लेते हैं ओ, मूल बिंदु क्या ले लेते हैं बेटा, ओ, ठीक है, मूल बिंदु ओ। अगर इस त्रिविम में कोई कण है, कोई वस्तु है, कोई बिंदु पी है, तो अगर हम ओपी को मिला दे बोलता है, किसको मिला दे बेटा, ओ पी को हम मिला देते हैं, थोड़ा सा रुकिए, हम ओपी को अगर हम मिला दे बोलता है, ये जो ओपी है हमने ओपी को क्या कर दिया बेटा, मिला दिए, तो ये जो रेखा होती है वो पी की स्थिति बताती है, किसकी भी स्थिति बताती है, पी, ठीक है, अंतरिक्ष में या त्रिविम में स्थित एक बिंदु पी की स्थिति बताती है। किससे मिलाने पर, ओरिजिन मूल बिंदु से मिलाने पर, तो ओ के सापेक्ष जो रहता है वो कण पी की क्या बताती है, स्थिति को बताती है। तो हम ओपी को, ये है ओपी सदिश, इसको क्या लिखेंगे बेटा, सदिश ओपी लिखेंगे। ये पुच्छ हो गया, पी उसका क्या हो गया, शीर्ष हो गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, सदिश ओपी लिखेंगे। तो ओपी जो रहती है उसकी स्थिति बताती है, और हम इसे लिखेंगे वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर आर से, इसको प्रदर्शित किया जाता है बेटा वेक्टर आर से। तो बात यही है कि स्थिति सदिश क्या होती है, जब अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो उनको मिलाने वाली जो रेखा है वह उस बिंदु का क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ये हो गया बेटा ओपी इज इक्वल टू वेक्टर आर। फिर से सुनिएगा एक बार, क्या बताया हमने कि अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष बतलाने के लिए हम मूल बिंदु से उसे मिलाते हैं, तो जो रेखा बनती है वो रेखा उस वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करती है, उस वस्तु की स्थिति सदिश को प्रदर्शित करती है। तो वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर आर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेटा हम विस्थापन सदिश। क्या देखेंगे, विस्थापन सदिश, यहीं से बनेगा। फिर से हम यहां भी एक त्रिविम का निर्माण करते हैं। ये कौन सा एक्सिस, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। फिर से हमारे पास में तीनों एक्सिस मिल गए, ठीक है। ये मूल बिंदु क्या हो गया बेटा, ओ। मान के चलते हैं कि किसी समय पर, मान के चलिए कोई भी एक समय आप अपने से ले सकते हैं बेटा, कोई भी एक समय हम यहां ले लेंगे। मान के चलेंगे कि किसी समय पर, कौन से समय पर, टी समय पर एक कण कहां स्थित है, बिंदु पी पर स्थित है, ठीक है। एक कण कहां स्थित है, बिंदु पी पर स्थित है। तो ये ओपी सबसे पहली चीज हो गई हमारे पास, ठीक है, ओपी। और टी प्लस डेल्टा टी समय पर वो जो कण है वो पहुंच गया कहां, क्यू पर, ठीक है। टी प्लस डेल्टा टी समय पर वो कण कहां पहुंच गया, क्यू पर पहुंच गया। तो अगर हम पी क्यू को हम आपस में मिला दें, पी क्यू को हम आपस में मिला दें, तो देखिए समय
का अंतराल कितना हो रहा है हमारे पास में, हमारे पास समय का अंतराल हो रहा है t प्लस डेल्टा टी माइनस क्या कर देंगे बेटा t, ये अंतिम समय, ये प्रारंभिक समय, तो डेल्टा टी समय अंतराल हो रहा है। कितना बच रहा है हमारे पास में डेल्टा टी, तो ये जो डेल्टा टी समय अंतराल है उसमें जो कण है वो कहां से कहां पहुंच गई, p से q पहुंच गई, तो ये जो pq होगा बेटा, ये वेक्टर pq बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे हम इसको, तीर का निशान देंगे, ये वेक्टर pq बोलेंगे, ठीक है, तीर का निशान देंगे, हम इसको बोलेंगे वेक्टर pq। तो ये जो pq है वो कहलाता है बेटा उसका विस्थापन सदिश, क्या कहलाएगा, ये विस्थापन सदिश कहलाएगा। मतलब वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वही विस्थापन होता है, और यहाँ एक विशेष दिशा में हुआ है इसलिए इसको हमने क्या बोला बेटा, विस्थापन सदिश बोला, ठीक है, ये चीज है। तो दोनों चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब फिर से हमारे पास में कुछ और प्रकार है, अभी तक हमने आपको 4 प्रकार बता दिए, मैंने 5वें में लिया बेटा इकाई सदिश, ठीक है, इकाई सदिश, इसी को इकाई सदिश को ही क्या बोला जाता है, एकांक सदिश, ये भी उसका नाम है, और हम कई जगह इसको एकक सदिश भी बोलेंगे। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। हम यहां लिख सकते हैं बेटा, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, उसे क्या कहते हैं, इकाई सदिश कहते हैं, ठीक है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे इकाई सदिश कहते हैं। इसे ए कैप, कैसे लिखेंगे बेटा इसको हम, ए कैप, कैप इसलिए क्योंकि देखो टोपी लगी हुई है, ए के ऊपर में क्या लगा दी हमने, टोपी, इसलिए इसे ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं हम, ए कैप से। तो एकांक सदिश, इकाई सदिश, एकक सदिश, तीनों की तीनों एक ही चीजें हैं। ऐसा सदिश बोलता है जिसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है, उसे इकाई सदिश कहते हैं। इसे वेक्टर इसे ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। ए के ऊपर एक छोटा सा टोपी बना देना, ये होता है इकाई सदिश, ठीक है। अब देखो, अब हम एकांक सदिश का मान देखते हैं। अगर आपको कहीं ए कैप इकाई सदिश निकालने की जरूरत पड़ गई एकांक सदिश, तो आप फार्मूला याद रखना है, ए कैप इजिकल टू हो जाएगा वेक्टर ए सदिश ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्या फार्मूला हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कोई भी सदिश। अगर आपको मान के चलिए कोई सदिश बी दिया है, बी का निकालना होगा, तो बी कैप इजिकल टू हो जाएगा बेटा वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो ऐसा सदिश जिसका मान 1 होता है वो इकाई सदिश होता है। ए कैप से प्रदर्शित करते हैं, फार्मूला ए कैप इजिकल टू वेक्टर ए सदिश ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए, या बी कैप इजिकल टू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसी एक लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का, ये टॉपिक है बेटा शून्य सदिश। क्या चीज बोलता है बेटा, शून्य सदिश। तो शून्य सदिश भी हम बता सकते हैं, नाम से स्पष्ट है ये भी, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है, जिसका परिमाण कितना होता है, 0 होता है, उसे क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। अगर हमको इसको प्रदर्शित करना होगा तो 0 के ऊपर तीर का निशान लगा प्रदर्शित करेंगे, लिख सकते हैं इसे 0 0 वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं, ये सारी की सारी परिभाषाएं आपको याद रखनी है। और आज का क्लास हम यहां खत्म करते हैं, ठीक है। बहुत ही आराम से बताया, थोड़ा सा
क्या है, मेरा भी अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य भी थोड़ा डाउन है। बहुत ही आराम से और बहुत ही धीमे अंदाज में मैंने सारी चीजें आपको बताई। बेटा बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से सारी चीजों को आप नोट डाउन करके रखें। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सभी से, आपको मैंने शुरू में बोल दिया, चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए वीडियो, ठीक है। कुछ डिसलाइक्स तो आते ही हैं, आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए बेटा, ताकि हमारा वीडियो जो है वो सर्च लिस्ट में आ सके और आगे बहुत हमको इसका फायदा हो, हम प्रोग्रेस कर सके। जितना हमारा चैनल आगे बढ़ेगा उतने ही अच्छे अच्छे वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा कोशिश है आपको सारे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए यहाँ से, ठीक है। तो मैं आपसे यही चीज बोलना चाहता हूं बेटा कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, वीडियो को आप क्या करते जाएं, लाइक करते जाएं और क्या करते जाएंगे, आप सब्सक्राइब करते जाएंगे, ठीक है। सारे वीडियो देखेंगे। हाँ, और जो एक महत्वपूर्ण चीज मैं बताने वाला था, मैं भूल रहा था कि अगर आपको ये सारे के सारे, अगर आपको क्या चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको मेरे यूट्यूब पेज में, मैं इस वीडियो के लिंक में भी आपको एक टेलीग्राम मेरा ग्रुप बना हुआ, उसका लिंक शो कर दूंगा बेटा। वहां अगर आप टेलीग्राम में जुड़ेंगे मेरे साथ में, तो वहां से आपको सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स जो मेरे बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस में बनाया है, वो सारे नोट्स चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। मगर उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। सारे नोट्स आपको चैप्टर वाइज आपको मिलते हुए चलेंगे, ओके। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में, वहां हम आपको कुछ नई चीजें बताएंगे। वहां का टॉपिक में भी आपको आज बता दिया रहता हूं बेटा, आपको वहां मिलेगा सदिशों का योग का नियम, त्रिभुज नियम, ये हम आपको करवाने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। फिर हम लेक्चर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 3 के बारे में भी बात करेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय।